तो पिछले लेक्चर में हमने इस टेबल को देखा था। तो ये टेबल में बेसिकली हमारा अलग अलग पार्ट पे पेमेंट के अलग अलग पार्ट पे हमारा क्या स्ट्रेसेस लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है या टेंशन लग रहा है, टॉप में क्या लग रहा है, बॉटम में क्या लग रहा है। फिर 3 तरह के स्ट्रेस थे। ओके, फिर इसका हम लोगों ने टेबल बनाया। फिर फाइनली हमने क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकाला कि इंटीरियर्स में क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये हमारा पूरा क्रिटिकल का है, सॉरी ये पूरा हमारा इंटीरियर का है, ये हमारा एज रीजन का है, ये हमारा कॉर्नर रीजन का है, ये दोनों पॉइंट। ओके, तो इंटीरियर में हम लोगों ने क्या फाइंड किया? इंटीरियर में हम लोगों ने ये फाइंड किया कि एट डे टाइम इन विंटर, एट डे टाइम इन विंटर एट बॉटम। ओके, तो इसमें हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस आता है जो कि होता है SI प्लस STI प्लस SF। ओके, सेम टू सेम हमारा एज में भी आता है। तो इंटीरियर में जो भी फॉर्मूला है एज में भी वही फॉर्मूला है, उसी पोजीशन पे होता है, एट बॉटम होता है और डे टाइम इन विंटर होता है। लेकिन कॉर्नर में अगर हम लोग देखें तो एट टॉप होता है हमारा और नाइट में होता है। और हमें समर विंटर से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो जीरो ही होता है कॉर्नर पे, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जीरो ही होता है, इसलिए हम लोग को समर विंटर से ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम लोग क्या देखना है, टॉप और नाइट। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल स्ट्रेस बस 2 चीज़ का एडिशन होता है, SC प्लस STC। ओके, तो ये टेबल था। अब हम लोग प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम है ये 25 सेंटीमीटर थिक आपका पेमेंट है, व्हील लोड दिया हुआ है आपका कॉर्नर में, फिर व्हील लोड दिया हुआ है आपका एज में, फिर वार्पिंग दिया हुआ है। व्हील लोड आपका इंटीरियर्स में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग जब ध्यान देंगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो इंटीरियर्स का कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल इंटीरियर का दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एज रीजन का ही फाइंड करेंगे। एज का और इंटीरियर का सेम फॉर्मूला होता है। ओके, तो एज का फाइंड करेंगे। तो एस यहाँ पे फाइंड करने क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर पेमेंट। तो बोला जा रहा है मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस फाइंड करने, चाहे वो आपका एज में हो या कॉर्नर में हो। तो सबसे पहले इंटीरियर्स का, सबसे पहले इंटीरियर का कोई डाटा दिया हुआ नहीं है। ओके, इंटीरियर का कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, तो इंटीरियर को हम लोग इग्नोर ही करेंगे। एज का डाटा दिया हुआ है, एज है आपका कॉर्नर एज है आपका, एज है। ओके, तो एज का डाटा ही दिया हुआ है, तो एज में आपका होगा SE प्लस STE प्लस SF। ओके, तो SE हमारा क्या है, SE है हमारा 32। STE क्या है, STE हमारा होता है वार्पिंग एट एज। ओके, तो अब यहाँ 2 है, ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर, लेकिन क्रिटिकल हमारा किस में होता है, ड्यूरिंग विंटर। अगर समर वाला लेंगे तो यहाँ -8 लगाना होगा, अगर विंटर वाला लेंगे तो हमें 6 लगाना होगा। तो ये हो गया +4। तो ये विंटर में हम लोग निकाल रहे हैं तो 42 आया, तो ये हमारा विंटर में आया। एक बार समर में भी देख लेते हैं, तो समर में होगा 32। ओके, तो एज मतलब व्हील लोड जो एज पे है वो तो समर विंटर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए 32 + 32 ही होगा। ओके, हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं यहाँ बॉटम का ध्यान दे रहे हैं अभी हम लोग। ओके, बॉटम का अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो बॉटम में अगर टेंसाइल आ रहा है तो उसको प्लस ले रहे हैं, तो व्हील लोड लग रहा है तो इस पर +32 का आ रहा है। उसके बाद क्या वार्पिंग है, वार्पिंग ड्यूरिंग समर,
ओ तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, वार्पिंग दिया हुआ है। ओके, वार्पिंग स्ट्रेस एट एज, लेकिन वार्पिंग स्ट्रेस जो होता है वो तो डे नाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी वार्पिंग स्ट्रेस है वो हम लोग डे में मान के चलते हैं। ओके, डे में मान के चलते हैं। ये समर में इतना वार्पिंग स्ट्रेस है, विंटर में इतना है, तो +6 समर में हम लोग लिख रहे हैं, तो सॉरी +8। उसके बाद क्या है, उसके समर में हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, समर में जो पेवमेंट है एक्सपैंड करने का कोशिश करता है, तो आपका जो सॉइल है वो उसे रेजिस्ट करता है उसके एक्सपेंशन को, तो वो कंप्रेशन वहाँ पे होता है। तो कंप्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे दोनों जगह कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 35 आएगा समर में। ओके, तो यहाँ पे साइन का चेंज नहीं होगा, +6 +8 ही होगा, क्योंकि वार्पिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है डे नाइट पे। यहाँ पे समर विंटर दिया हुआ है, इसलिए +6 +8 ही लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एज रीजन का। अब कॉर्नर पे चलते हैं। अब कॉर्नर पे हमारा फ्रिक्शनल तो होता नहीं है, बस क्या होता है SC + STC। ओके, SC क्या हो गया, कॉर्नर पे 30 हो गया। उसके बाद STC क्या हुआ, वार्पिंग स्ट्रेस एट हाँ वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर। तो हमारा 2 वैल्यू दिया हुआ है वार्पिंग स्ट्रेस, तो दोनों अलग अलग निकाल लेंगे। एक आपका समर में एक विंटर में है, तो हाईएस्ट क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो ये आपका 39 हो गया, किस में हुआ, ये हुआ ड्यूरिंग समर। 30 + 7 37, ये आपका हो गया विंटर में। तो अब इनमें से जो आपका हाईएस्ट है, इनमें से क्या हाईएस्ट है, हाईएस्ट आपका 42 है, तो ये हमारा क्रिटिकल हो गया। ओके, ये क्रिटिकल स्टेज हो गया हमारा 42। तो ये था प्रॉब्लम, क्रिटिकल स्ट्रेस और ओरस्ट ओरस्ट कॉम्बिनेशन और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट रिजिड पेवमेंट का, वो है डिजाइन ऑफ जॉइंट। एक बार हम लोग पेवमेंट को देख लेते हैं, पेवमेंट का प्लान कैसा होता है। सपोज ये हमारा रिजिड पेवमेंट है। ओके, और व्हीकल हमारा इधर से इधर और इधर से इधर जाता है। ओके, तो अब ये कैसा बना होता है वो देखते हैं। तो वो हमारा, अगर हम लोग थोड़ा जूम करके देखें, तो ये थोड़ा हम बीच बीच में हमेशा एक जॉइंट होता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। ओके, और उसके उसके बीच में भी इन इन दोनों एक्सपेंशन जॉइंट के बीच भी एक जॉइंट होता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एक्सपेंशन जॉइंट, ये भी है एक्सपेंशन जॉइंट, और ये दोनों हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट।
ये दोनों हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये दोनों हो गया एक्सपेंशन जॉइंट। अब इन जॉइंट को होल्ड करने के लिए हमारा एक बार जुड़ा होता है जिसे हम लोग डोवेल बार बोलते हैं। तो कुछ वो इस तरह होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन जॉइंट, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और ये भी एक तरह से जॉइंट है, ये भी एक तरह का जॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। तो ये पीला वाला जो हमारा है वो डोवेल बार है, यहाँ भी डोवेल बार लगता है। और हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है यहाँ पे भी चाहे तो हम लोग दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते। तो ये हमारा हो गया डोवेल बार। उसके बाद ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। यहाँ पे भी हम लोग जनरली देते हैं बार, जिसे हम लोग कहते हैं टाई बार। अब टाई बार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों पेवमेंट को ज्वाइंट करके रख रहा है, यहाँ पे इसे टाई करके रख रहा है, इसीलिए टाई बार बोल रहे हैं। ओके, तो ये है बेसिकली हमारा प्लान और कंपोनेंट का नेम। अब थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा जो हम लोग जॉइंट पढ़ रहे हैं, तो जॉइंट दो तरह का होता है। एक हम लोगों ने ट्रांसवर्स देखा, ट्रांसवर्स। दूसरा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल देखा। उसके बाद दो और देखा। ट्रांसवर्स दो टाइप का होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में हमारा क्या यूज होता था, डोवेल बार, डोवेल बार। तो इसमें भी डोवेल बार यूज होता था। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या यूज होता था, टाई बार। ओके, इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर भी सकते हैं और विदाउट डोवेल बार। ओके, तो इतने सारे कंडीशंस होते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट में डोवेल बार होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हो सकता है और हो नहीं भी सकता है, लॉन्गिट्यूडनल में टाई बार होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट से। एक्सपेंशन जॉइंट, तो सबसे पहले इसका रीजन जान लेते हैं क्यों होता है, क्यों देते हैं। तो इट इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ स्लैब ड्यू टू चेंज और इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये बेसिकली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। क्यों देते हैं, ताकि जो एक्सपेंशन है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज के कारण जो हमारा एक्सपेंशन है पेमेंट का वो कंपनसेट हो पाए, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। ओके, तो ये हमारा टेम्परेचर बढ़ा हमारा, तो ये पेमेंट का एक सेक्शन है वो एक्सपेंड करने लगा। इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये गैप देते हैं, इस गैप को हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। ओके, तो अब ये होता कैसे है, थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं।
तो ये सपोज एक रोड का सेक्शन उठाया है, ओके। उसके बाद सपोज इसका लेंथ हमारा L है, ओके। और ये हमारा जो गैप है ये डेल्टा है, ओके। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये इधर डेल्टा बाय 4 बढ़ता है और इधर भी डेल्टा बाय 4 बढ़ता है, फिर ये वाला इधर बढ़ता है डेल्टा बाय 4 और ये इधर बढ़ता है डेल्टा बाय 4 और बीच में एक डेल्टा बाय 2 का गैप बच जाता है जिसमें हम लोग फिलर्स डालते हैं बाद में, ओके। तो ये पूरा एक्सपैंड होके सट नहीं जाता है, दोनों पेवमेंट, दोनों सेक्शन, ओके, दोनों स्लैब आपस में सट नहीं जाता है, बेसिकली एक गैप रहता है डेल्टा बाय 2 का, यहाँ भी गैप हो बचेगा डेल्टा बाय 2। तो फाइनली ये एक्सपैंड कितना किया, डेल्टा बाय 4 इधर तो डेल्टा बाय 4 इधर, ओके। तो हमारा सबसे पहले कितना अलाउ करते हैं एक्सपेंशन, अलाउएबल एक्सपेंशन, तो एक ये और एक ये, तो डेल्टा बाय 4 प्लस डेल्टा बाय 4, तो फाइनली कितना अलाउ किया, डेल्टा बाय 2। तो अब डेल्टा बाय 2 हमें एक्सपैंड कराना है, उसके लिए लेंथ कितना होगा, L अल्फा डेल्टा टी, ओके। अल्फा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर चेंज। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका L आएगा डेल्टा बाय 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इस L को क्या हम लोग बोलते हैं, इस L को हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग, ओके, स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली इस स्पेसिंग L क्या है, स्पेसिंग है एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का स्पेसिंग है, ओके। ये हमारा फॉर्मूला हो गया L के लिए, स्पेसिंग के लिए। अब कुछ IRC हमारा सजेस्ट करता है, एज पर IRC जो हमारा गैप जो होना चाहिए, ओके, जो कि विथ ऑफ जॉइंट कहलाता है, विथ ऑफ जॉइंट कहलाता है, वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो स्पेसिंग होना चाहिए, स्पेसिंग वो 140 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मैक्स, और ये हम लोग मैक्स 140 तक दे सकते हैं, ओके। ये IRC ने सजेस्ट किया है। तो अब हम लोग डोवेल बार के बारे में पढ़ते हैं, डोवेल बार जो कि यूज होता है, इसका सबसे पहले हम लोग यूज देखते हैं, ओके। तो क्या है डोवेल बार, डोवेल बार्स आर प्रोवाइडेड एट एक्सपेंशन जॉइंट, ऊपर बताया था एक्सपेंशन जॉइंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक्सपेंशन जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसफर लोड, तो सपोज ये है हमारा पेमेंट का सेक्शन स्लैब, ये पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, और ये है हमारा डोवेल बार। तो सपोज यहाँ पे हमारा व्हील लोड पड़ता है नीचे, तो ये क्या करता है, खुद भी लेता है और इसे भी ट्रांसफ़र करता है, ओके। मान लेते हैं ये अगर डोवेल बार नहीं रहता तो उस केस में हमारा क्या होता,
उस केस में ये रोड ऐसा हो जाता कुछ, ये थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है इसमें और ये ऊंचा ही रहता। ओके, ट्रांसफ़र नहीं होता। तो दूसरा रीज़न क्या है? टू रिड्यूस डिफरेंशियल सेटलमेंट। पहला रीज़न क्या है? लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, खुद भी लेते हैं साथ में इसे भी शेयर करवाता है। और दूसरा रीज़न क्या है? टू रिड्यूस डिफरेंशियल सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कितना कम होगा, खुद ही सोचिए। तो ये दो काम होता है डोवेल बार का। अब डोवेल बार का भी कुछ कुछ छोटा मोटा स्पेसिफिकेशंस होता है। ओके, तो उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं, बहुत डिटेलिंग हो जाएगा फिर। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है, एक्सपेंशन जॉइंट का जो विड्थ है वो आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैक्सिमम कितना होता है? 2.5 होता है, तो सही है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद टेम्परेचर एट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 20 डिग्री। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब 20 डिग्री था उसका टेम्परेचर। उसके बाद बोला जा रहा है कि फाइंड स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45। तो उस एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है वो 45 जाता है। तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा 45 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 25। और अल्फ़ा क्या दिया हुआ है? 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बेसिक से डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। हमारा स्पेसिंग खोज रहा है, एल इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय डेल्टा बाय 2 अल्फ़ा टी। डेल्टा हमारा कितना है? डेल्टा है, तो इसको मीटर में लिख लेते हैं, 0.02 मीटर बाय 2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻ इंटू 25। ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर में? ये हमारा आंसर आ जाएगा 33.33 मीटर। ओके, तो ये हमारा स्पेसिंग हो गया जो कि 140 से कम है, विच इज़ लेस देन 140 एंस। ओके, ठीक है, सही है। 140 से ज़्यादा होता तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते 140 पे। ओके, तो ये था हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की तरफ। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो सबसे पहले काम क्या है? काम ये है कि इट इज प्रोवाइडेड टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर। अब इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज भी करता है, तो उस केस में जो हमारा स्लैब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें स्ट्रेसेस आते हैं, उनसे बचने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। तो ये हम लोग कैसे देते हैं? ये बेसिकली एक कट मार्क दे देते हैं, तो ये फ्यूचर में चल के हमारा क्रैक बन जाता है, एक अच्छा क्रैक बन जाता है। देखते हैं, सपोज ये हमारा एक पहला स्लैब है, ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है, ये दूसरा स्लैब है, ये तीसरा स्लैब है।
तो क्या होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें टेंसाइल फोर्स आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सॉइल इस पे रेजिस्ट करता है इसके कॉन्ट्रैक्शन को, तो उल्टा इस पे टेंसाइल फोर्स आता है, उसके कारण इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो अगर हम लोग ये जॉइंट हम लोग अगर नहीं देंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम लोग नहीं देंगे तो इस पे क्रैक आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद से एक मतलब अच्छा सा क्रैक हम लोग दे देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे जाके विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, ऐसे विड्थ हम लोग कम कर देते हैं जाके यहाँ पे, तो ये खुद जब टेंसाइल लगता है तो यहाँ पे हल्का क्रैक आ जाता है, अच्छा सा क्रैक आ जाता है, स्ट्रेट क्रैक आ जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग डबल वार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या है, क्रैक है। तो पहला एनालिसिस बनता है हमारा केस वन क्या बनता है, विदाउट डोवेल बार, विदाउट डोवेल बार। तो ये हमारा स्लैब हुआ, बेसिकली बस इस स्लैब को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लैब, इस पार्ट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा हाइट h, ये हमारा हो गया b, और ये हमारा हो गया l/2, ये l है। तो क्या हो रहा है, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये जो है खुद को कंक्रीट खुद को रेजिस्ट करना चाह रहा है। यहाँ रेजिस्ट स्ट्रेस जो है, रेजिस्ट करने वाला जो स्ट्रेस है उसे हम लोग SF मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, और F है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर वाला जो फोर्स है जिसमें जो इसमें मूवमेंट करवा रहा है और ये रेजिस्टिंग फोर्स है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इधर वाला फोर्स को लिखते हैं F इंटू वेट। ओके, तो वेट हो जाएगा हमारा इस पोर्शन का गामा इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और इधर हो जाएगा SF इंटू ये वाला डिस्टेंस पूरा आपका, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B इंटू एच। ओके, तो L हमारा क्या आ गया, L आ गया 2SF बाय गामा F। ओके, तो हमारा ये लेंथ आ गया 2SF बाय गामा F, और ये लेंथ IRC के हिसाब से 4.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PCC में। ओके, ये लेंथ है, नोट है, एज पर IRC L कैन नॉट बी मोर देन 4.5 मीटर इन PCC। तो ये PCC ही है, इसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए ये PCC है। अब तो ये पहला केस हो गया जिसमें डबल वार यूज़ नहीं हुआ है। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 ये क्या है, विथ डबल वार।
तो ये हमारा हाफ स्लैब है। तो बेसिकली हमारा डोवेल बार कहाँ लगता है, डोवेल बार यहाँ पे लगेगा, डोवेल बार हमारा यहाँ पे लगेगा। ओके, अब इसका हम लोग फिगर बना रहे हैं आधे का। तो ये H हो गया, ये B हो गया, ये L/2 हो गया। तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, डोवेल बार। तो डोवेल बार यहाँ पे कुछ ऐसा है। ओके, तो ये रेजिस्ट कर रहा है हमारा। तो ये जो रेजिस्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ST इंटू ये जो एरिया है इसका स्टील बार का AST। ओके, तो जो ये फोर्स लग रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा F इंटू वेट, वेट क्या है, गामा इंटू वॉल्यूम, इसका आधा का वॉल्यूम, आधा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L/2 B स्मॉल h सिग्मा ST AST। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका L कितना आएगा, L इज इक्वल टू 2 सिग्मा ST AST F गामा B H। तो सिग्मा ST क्या है, सिग्मा ST है अलाउेबल स्ट्रेस ऑन बार, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील बार, गामा क्या है, ये गामा हमारा क्या है, गामा है कंक्रीट का जो भी डेंसिटी है वो। ओके, L क्या है, लेंथ है हुआ, B हुआ ब्रेथ हुआ, H हुआ। ओके, तो गामा क्या है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, तो इस पे भी हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं एक। कैलकुलेट स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच का स्पेसिंग बोला जा रहा है खोजने को। उसका विड्थ दिया हुआ है आपका, थिकनेस दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो ये कौन सा केस है, ये केस 2 है। कौन सा, विथ डोवेल बार, ये केस 2 है हमारा। ओके, तो इसमें स्पेसिंग आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो कैसे फाइंड हम लोग करेंगे, सबसे पहला तो बेसिक फार्मूला जो है वो लगा देंगे। बेसिक फार्मूला क्या है, F इंटू वेट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू वेट। F इंटू वेट क्या हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारा गामा है, वॉल्यूम क्या है, L/2 BH इज इक्वल टू सिग्मा ST AST। ये हो गया। तो अब सबसे पहले पुट करते हैं डाटा। F क्या है, 1.5 है। गामा क्या है, गामा दिया हुआ नहीं है तो हम लोग 24 kg पर मीटर क्यूब, हम लोग गामा जनरली याद रखना है 24 kg 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है PCC के लिए, और RCC के लिए ये होता है। ठीक है, ये हमारा RCC होता है, लेकिन जनरली हम हमेशा हर जगह कभी भी डेंसिटी पूछा जाएगा तो ये 2400 बोलना है हम लोग को। ओके, तो ये हमारा 2400 इंटू L/2, L हमें खोजना है /2, B क्या है 4.52, H क्या है, H है 0.2 इज इक्वल टू सिग्मा ST। अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है स्टील का,
1400 है ये, तो 1400। अब AST क्या है, तो AST के लिए हमारा कुछ डाटा दिया हुआ है। डायमीटर 12 mm का है और स्पेसिंग हमारा 1200 mm, सॉरी 300 mm का है। तो हम लोग को एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो 1 मीटर में हमारा कितना बार है वो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को 1 मीटर में कितना नंबर ऑफ बार है वो फाइंड करना होगा। तो 1000 mm में हमारा कितना बार है स्पेसिंग, तो 3.33। तो ये तो इतना नंबर ऑफ बार हमारा 1 मीटर में है। ठीक, तो 4.52 मीटर में कितना बार होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने पे आएगा हमारा 15.06। ओके, 15.06 आ जाएगा। तो ये हमारा n हो गया। तो n हमेशा पॉइंट में होता नहीं, एक ज़्यादा ही होता है, इसलिए हम लोग 16 ले लेते हैं, 16 नंबर ऑफ बार। तो 4.52 मीटर में हमारा 16 मीटर हुआ है। तो फाइंड इसको हम लोग सबसे पहले कैसे किए वो देख लेते हैं। तो वो ऐसे किए कि सबसे पहले हम लोग तो 1 मीटर में कितना, और यहाँ पे 300 होगा। सबसे पहले 1 मीटर में, ये 1 मीटर है और ये स्पेसिंग है। तो 1 मीटर में कितना बार लग रहा है वो फाइंड कर लिया। तो 1 मीटर में हमारा 3.33 बार लग रहा है, तो ये वो 1 मीटर में हुआ। तो टोटल विथ कितना है, तो विथ है 4.52। तो उसमें कितना नंबर ऑफ बार आएगा, 16 नंबर ऑफ बार आएगा। तो 16 इंटू π/4 इंटू आपका डायमीटर में दिया हुआ है यहाँ, लेकिन अलाउेबल स्ट्रेस यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग यहाँ सेंटीमीटर लेंगे। वन पॉइंट टू स्क्वायर। ओके, इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो आपका आएगा 12 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, तो longitudinal joint are provided in longitudinal direction to allow transverse expansion और contraction of slab। ओके, ये सपोज हमारा स्लैब हो गया, स्लैब का कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, इस वाले को लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम लोग बोलते हैं। ओके, और इसमें टाई बार लगा होता है, टाई बार लगा हो सकता है, जनरली लगा ही होता है। टाई बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन दोनों को जकड़ के रखता है, टाई करके रखता है, इसलिए टाई बार बोलते हैं। ओके, और यूज क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने घटने पे इधर भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों स्लैब में भी लैटरल डायरेक्शन में। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये जॉइंट दिया जाता है। ओके, तो इसमें भी हम लोग उसी तरह करेंगे। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल
ज्वाइंट हो गया। ये सपोज दो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है, ओके, और इसके बीच बार लगा हुआ है, टाई बार लगा हुआ है कुछ, इसका लेंथ है L। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें बेसिकली इसका स्पेसिफिकेशन निकालना है, ये बार का। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू रेजिस्टेंस करते हैं, जो हमेशा करते आ रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्ट कौन कर रहा है, ये बार कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पर 1 मीटर ले लेते हैं। पर 1 मीटर मतलब L इजकल टू 1 हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। बस इतना एरिया का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, ये एरिया का बस। तो सबसे पहले F जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनटू गामा इंटू LBH। L हमारा 1 है, ये हमारा B है, H तो थिकनेस हो गया, LBH, ओके, LBH। तो हम लोग ये इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं इधर को लग रहा है फोर्स, तो रेजिस्ट इधर करेगा, इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST। इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, AST इज इक्वल टू F गामा BH बाय सिग्मा ST। ओके, इससे हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल गया। उसके बाद हम लोग कुछ डाया एज्यूम कर लेंगे, जनरल 10 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, AST बाय पाई बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर, लेट पाई इज इक्वल टू डाया ऑफ टाई बार। तो ये हम लोगों ने एज्यूम किया 5, ओके। उसके बाद स्पेसिंग हमें निकल जाएगा 100 बाय N से, इससे हम लोग को स्पेसिंग मिल जाएगा, ओके। तो ये हुआ हमारा AST, नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग। अब इसका लेंथ भी देख लेते हैं, ये ग्रीन वाला जो है टाई बार, इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज ये हमारा स्लैब है, इस पे डोवेल वार है, सॉरी टाई बार इसमें लगा हुआ है। तो ये पूरा, तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो आधा ये इधर है, तो LT लेंथ ऑफ टाई बार बाय 2, ये वाला लेंथ है हमारा। तो RCC में एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट लेंथ, उसके हिसाब से LT बाय 2 इज इक्वल टू पाई, जो कि डायमीटर है, सिग्मा ST बाय 4 टाउ BD, ओके। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हमारा LT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई सिग्मा ST बाय 2 टाउ BD। तो हमारा फाई कितना हो गया, डाया हो गया, सिग्मा ST क्या हो गया, ये हमारा अलाउेबल स्ट्रेस हो गया हमारा स्टील में, ठीक है। तो ये टाउ BD क्या हो गया, ये टाउ BD हो गया बेसिकली स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, टाउ BD
ये आपको दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा ये। तो आप लोग को लेंथ फाइंड कर लेना है इस फॉर्मूले से। ओके, यहाँ पे बस ध्यान देना है, यहाँ पे LT/2 लिया है और ये फॉर्मूला आपको RCC में पढ़ाई हो जाएगा इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को। ओके, तो ये था आपका थ्योरी। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, थिकनेस आपका 24 सेंटीमीटर का, टू लेन है जिसका विथ 7.2 मीटर है टोटल, विथ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन बिटवीन। डिज़ाइन हम लोग को करना है, सब डाटा दिया हुआ है। तो हमारा सिग्मा ST दिया हुआ है, ये आपका गामा दिया हुआ है, ये आपका F दिया हुआ है और ये आपका टाउ BD दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके AST निकालते हैं। सबसे पहले AST इक्वल टू ये आपका 1.5 हो गया, इसको कैलकुलेट करने पे आपको आएगा 222.17 mm स्क्वायर, इसका मतलब 2.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका AST आ गया। अब फाई लेट डाया ऑफ डाई बार इक्वल टू 10 mm, तो नंबर कितना आ गया, नंबर आ गया 222.17। तो ये आपका आ जाएगा 2.83, जो कि 3 मान लेते हैं। अब स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग हम लोग 100/n कर देते हैं। n क्या है, 2.83 है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 350 समथिंग आएगा, 350 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ 3 लिखते हैं, 3 तो 333.33 हम लोग मान लेते हैं 330 mm का स्पेसिंग है। ओके, इस पे तो हम लोगों ने ST निकाल लिया, नंबर ऑफ बार निकाल लिया, फिर स्पेसिंग निकाल लिया। अब क्या बचा, अब लेंथ बचा। लेंथ कैसे निकालते हैं, LT इज इक्वल टू आई सिग्मा ST/2 टाउ BD। भाई क्या हो गया, सॉरी, तो ये फाई हमारा mm में है, तो उसको सेंटीमीटर में हम लोग लिखते हैं हर कुछ, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 हो गया। सिग्मा ST क्या दिया हुआ है, 1400 दिया हुआ है। 2 इंटू टाउ BD क्या दिया हुआ है, 24.6 दिया होगा। इसको कैलकुलेट आप लोग करोगे तो आएगा 28.45 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ कितना होना चाहिए, टाई बार का 28.45 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था आपका रिजिड पेवमेंट के ऊपर पूरा लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग हाईवे मटेरियल्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।